हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई एकेडमी। हम लोग अपना चैप्टर कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग, है ना। एंड केमिकल बॉन्डिंग में जो लास्ट टॉपिक हमारा हमने पिछले लेक्चर में किया था, शुरुआत की थी एक्चुअली इस टॉपिक की, बेसिकली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, होपफुली आप लोगों को उसका जो बेसिक्स था वो सारा क्लियर हो गया होगा। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हुंड्स एंड मोलिकर ने ये थ्योरी दी थी। हमने क्या कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन करते हैं तो न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे उतने ही नए बनेंगे, और जो नए बनते हैं उसके रिगार्डिंग में हमने चीज़ें बताई थी ना, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग, राइट, कि दो टाइप्स के बनेंगे, एक की एनर्जी ज़्यादा है, एक की कम है। तो इस तरह की हमने बेसिक चीज़ें कर ली थी कवर अप। एंड यस, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं उतने ही नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो इस तरह के काफ़ी सारे पॉइंट्स थे जो हमने कवर अप किए थे, उसके मैं कह सकती हूँ साइलेंट फीचर्स में। ठीक, उसमें अब जो नेक्स्ट आता है, पहले हम कॉम्बिनेशन तो देखेंगे कि कैसे कैसे कंबाइन करके बॉन्डिंग या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, बट उसके पहले एक टॉपिक देख लेते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आपके अकॉर्डिंग क्या डिफरेंस होना चाहिए? एटॉमिक ऑर्बिटल में मैंने क्या बताया था, एक सिंगल न्यूक्लियस है ना, उसी के अराउंड आपके जो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी है वही रिप्रेजेंट कर रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज मोनोसेंट्रिक, है ना, इट इज मोनोसेंट्रिक। मतलब इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अराउंड द सिंगल न्यूक्लियाई, है ना। प्रोबेबिलिटी of finding the electron is around the single nucleus. ठीक, यस, सिंगल न्यूक्लियस, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अच्छा, उस साइड हम क्या बोल देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, है ना। और उसके लिए क्या लाइन हो जाएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। पॉली वर्ड का मतलब होता है मेनी, कई सारे न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो गए ना, यानी कि न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। पूरी लाइन आपकी आ जाएगी सेम, लास्ट में बस क्या लिखोगे, अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। न्यूक्लियस का प्लूरल अगर हम कहें वर्ड, वो है न्यूक्लियाई। ठीक, तो उस जितने भी आपके न्यूक्लियस थे, 2-3 एटम जो भी हैं, उनके सब का क्लब करके बना था ना। आपको याद है कल मैंने आपको डिफरेंस बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। मैंने बताया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पिछले लेक्चर में कि ओवरलैप हो रहा है सिर्फ, राइट, एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में वो पूरा कंबाइन हो जा रहा है, दोनों का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो मिक्स हो जा रहा है, क्लब हो जा रहा है एक तरह से। ठीक है, सो अराउंड ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई हो गया। अब सेकेंड पॉइंट आता है शेप्स को लेके। इसकी सिंपल शेप्स है एंड उसकी कॉम्प्लेक्स शेप। एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव सिंपल शेप्स, और यहां पे इसकी कॉम्प्लेक्स शेप्स। ओके, उसके बाद आपका देखिए थर्ड पॉइंट, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नेचुरली ये ज्यादा स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एटॉमिक ऑर्बिटल, तो ये आपको याद रखना है, इट इज लेस स्टेबल, और यहां क्या आ जाएगा, मोर स्टेबल। ठीक, एंड फोर्थ पॉइंट में रिप्रेजेंटेशन इनकी कैसी होती है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय, क्या बोलेंगे हम, SPDF, है ना। So atomic orbitals are represented by SPDF. ओके, और उधर क्या आ जाएगा, यहाँ पूरी लाइन में नहीं लिख रही, सिग्मा, सिग्मा स्टार, पाई, पाई स्टार, डेल्टा, डेल्टा स्टार, ये आ जाएंगे जिससे कि हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है,
सो ये हो गया हमारा डिफरेंस। अब हमें देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक करना है वो क्या है कि हमारे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो मैंने कहा था ना बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं। मैंने कहा था बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि वो बॉन्ड बना रहा है, और एंटी बॉन्डिंग का मतलब कि वो बॉन्ड नहीं बना रहा। तो देखते हैं कि वो कंबाइन कैसे होते हैं। ठीक है, उसके लिए एक थ्योरी है, आप ये कह सकते हैं कि अप्रोच है पढ़ने की, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल अप्रोच। तो इसको मैं रब कर देती हूँ, वो पढ़ते हैं फिर उसके बाद। इसको भी रब कर देती हूँ मैं। बहुत सिंपल सी थ्योरी है, वो इजीली आपकी समझ में आ जाएगी। उसके लिए बस करना क्या है कि हमने ये पढ़ रखा है ना अभी तक कि इलेक्ट्रॉन हम उसका वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या मान सकते हैं, वेव नेचर वाला कंसीडर करते हुए, राइट। तो जब आप वेव नेचर वाला चीज़ कंसीडर करोगे तो आपको पता है इंटरफेरेंस वेव की प्रॉपर्टी होती है, बस उसी का यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक, इसको थोड़ा मैं प्रॉपर क्लीन कर देती हूँ सो दैट आपको कोई दिक्कत ना हो। ओके, डन है ना। सो हम क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन ही हो रही है ना ये, फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक, बाय LCAO, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। LCAO है, पूरा लिख भी देती हूँ मैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक, चलो अब मैंने कहा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल को हम क्या मान सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक वेव है ना, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है ऑब्वियसली, और वेव नेचर है उसका। तो अगर मैं कहूँ कि हमने सपोज करो दो वेव्स कंसीडर करी, एक मैंने ये ले लिया, ठीक है, इसको मैंने ए मेंशन कर दिया, ये एक एटम है, उस एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिए ये आपकी वेव है, और यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड में शो कर दे रही हूँ साई ए। ठीक, अच्छा दूसरे के लिए मैंने क्या किया, दूसरे के लिए भी सेम इतना ही आ जाएगा, यही सेम ऐसे कंसीडर कर ले रही हूँ मैं, दूसरा बस आपका एटम बी है। ठीक, इसका आपका है साई बी। तो अब इलेक्ट्रॉन है, वेव नेचर है, तो दो केसेस पॉसिबल हैं इसमें, क्या, इन फेज, इनको दोनों को मैं ऐसे लिख देती हूँ, इन फेज और आउट ऑफ फेज, हो सकता है ना। इन फेज और आउट ऑफ फेज का मतलब क्या है, आपको पहले भी एटम जब हम पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर आया था ना, उसमें बीच में याद है वो आपके ऑर्बिटल्स के आसपास घूम रहा था। मैंने कहा था कि या तो वो आपकी लाइन जो सर्कमफ्रेंस जहाँ हमने किया था डेरिवेशन ऑफ बोहर ऑर्बिटल, बोहर जब हम मॉडल पढ़ रहे थे वहाँ आया था ये कॉन्सेप्ट। आई डोंट नो आपको याद है कि नहीं, बट मैं दोबारा से बता देती हूँ। इन फेज मतलब क्या है कि जो ये दोनों आपके एक तरह से ऐड ऑन हो जाएंगे, ऐड होके इनका नया क्या आ जाएगा, अगर हम रिजल्टेंट कहें ए, ऐसे क्या हुआ यहाँ पे, जस्ट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो गया, तो नया एम्पलीट्यूड जो आएगा वो दोनों को प्लस करके आएगा। ठीक है, या फिर अगर मैं कहूँ कि तीसरा केस एक और ले लेती हूँ, ए ऐसे, ठीक, कि इसको और इन दोनों में से किसी एक को अगर हम कंसीडर करें, चलो लैम्डा ए सपोज करो, ए एटम हम यही लेते हैं, बी एटम का मैंने दो केस ले लिया, एक ये केस एक ये केस ले लिया। तो जब इसको और इसको आप देख रहे हो, ये ऐड तो होंगे नहीं, क्या होंगे ये, सब्सट्रैक्ट। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या जाएगा, इस तरह से छोटा। सब्सट्रैक्ट मतलब एक तरह कह सकते हो आपकी एडिटिव इफेक्ट है और सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट है। ठीक, इसके लिए हम क्या वैल्यू लिखेंगे फिर, दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन हो गई। ठीक, दोबारा बताती हूँ, इन फेज में आपका क्या हो रहा है, एडिटिव इफेक्ट। एक बार पूरा कर लेते हैं, फिर दोबारा हम रिवाइज कर लेंगे इसको तो अच्छे से आ जाएगा। एडिटिव इफेक्ट, और यहाँ क्या है, आउट ऑफ फेज में सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट। ठीक, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट में आपकी ओवरऑल मैग्नीट्यूड नहीं, सॉरी, एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आपका क्या आ गया, एम्पलीट्यूड ओवरऑल प्लस करके, और यहाँ माइनस करके। तो ये तो थे आपके मेन पॉइंट्स। अब एक बारी पहले समझ लो, उसके आगे हम और पढ़ते हैं इसी के रिगार्डिंग। क्या हो रहा है देखिए, इलेक्ट्रॉन
और वेव, दोनों चीज साइड बाय साइड ही चलेंगी। हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर है, ठीक। तो हमने दो केसेस कंसीडर किए, दो अलग अलग एटम्स, ए एटम बी एटम। हमने दोनों की वेव ड्रॉ करी, दोनों का एम्पलीट्यूड ड्रॉ मेंशन किया हुआ है, साई ए साई बी। तो जब उसका एडिटिव इफेक्ट होगा, मतलब वो दोनों वेव्स, आपको पता है ना, ऐड ऑन हो जाती है। जब ऐड ऑन हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। कंस्ट्रक्टिव मतलब कि वो कुछ बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। तो दो चीज ऐड ऑन हो जाएगी, एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, ये एडिटिव इफेक्ट है। एडिटिव इफेक्ट और इन फेज साथ ही साथ चलेगा, मतलब दो आपकी जो वेव्स हैं वो एक साथ, एक ही आप कह सकते हो पैरेलल उसमें चल रही हैं, तभी आप उनको ऐड कर पा रहे हो, कैंसिल आउट नहीं करी वो एक दूसरे को, क्योंकि उनकी डायरेक्शन इस तरह से, जैसे कि ये दोनों, ठीक। तो इससे क्या बनेगा, आपका सारा कुछ देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि एडिटिव इफेक्ट से क्या बनेगा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, BMO इज फॉर्म्ड। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ वेव्स, यही कहेंगे ना, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स जो भी हैं, ठीक। तो इसीलिए आपका एम्पलीट्यूड भी प्लस हो जाता है, ऐड ऑन हो जाता है। दूसरा केस का क्या है कि हमने एक एटम लिया, उसका एक ही वैल्यू ये है। जो दूसरा बी एटम लिया उसमें हमने ये कह दिया कि उसकी जो दोनों की जो वेव्स हैं वो आउट ऑफ फेज हैं, एक फेज में नहीं है। अब अलग अलग फेज में है तो ऑब्वियस सी बात है उनके बीच में क्या हो जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। तो कैसा इफेक्ट शो करेंगे, वो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट शो करेंगे। एंड फाइनल रिजल्ट आपका अगर तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वैल्यू होगी एम्पलीट्यूड की तो कैंसिल आउट ही हो जाएगी, बट थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होगा तो क्या होगा, कम होके वैल्यू आएगी। जैसे एक तरह से सिंपल आप माइनस करते हो वो चीज़ है। यहाँ देखिए इसीलिए एम्पलीट्यूड कम आ रहा है। सो सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, एम्पलीट्यूड कम आया, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं इसको, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई होप आप लोगों को ये पता होगा इंटरफेरेंस प्रॉपर्टी किसकी है, वेव की, है ना। जब हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम कर रहे थे वहाँ पे मैंने यही कहा था ना, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वेव नेचर एक्सप्लेन करता है एंड कुछ ऐसी हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होती हैं। तो वहाँ पे इंटरफेरेंस की बात आई थी, राइट। ये वही इंटरफेरेंस है सेम। यहाँ पे सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट के केस में क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, मतलब कुछ गड़बड़ हो रही है। डिस्ट्रक्टिव यानी कि कुछ डिस्टर्ब हो रहा है या कम हो रहा है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड हेयर। ये चीज़ क्लियर हो गई। आई होप ये पूरी जो थ्योरी है, ये कॉन्सेप्ट है, ये क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कैसे बन रहे हैं उसके बारे में हम सोच रहे हैं, उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उनको कंबाइन कैसे किया जा रहा है, ठीक है। दो तरह से बन रहे हैं, एक बार ऐड होके, एक बार सब्सट्रैक्ट करके, ठीक। तो अब इन दोनों को इसमें फर्दर आगे हमें पढ़ना होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी या उसकी होने की डेंसिटी अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस या इन बिटवीन मॉलिक्यूलर, जो दोनों न्यूक्लियस है ना उनके बीच में ज़्यादा होती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की होने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि आप जो एम्पलीट्यूड की बात कर रहे हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपका क्या था, साई स्क्वायर था ना, वही सेम चीज़ है। वो कहाँ ज़्यादा होगी, इन बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, ठीक है। तो यहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, डेंसिटी की बात करो या प्रोबेबिलिटी, एक ही बात है, मोर इन बिटवीन न्यूक्लियाई, ठीक है, और यहाँ लेस होगी। ऑब्वियसली बात है, अपोजिट हो जाएगा ना। तो इलेक्ट्रॉन होने की प्रोबेबिलिटी अगर इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ज़्यादा है, मतलब क्या हो रहा है, एक तरह से अट्रैक्शन हो रही है, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं। और इसके अपोजिट यहाँ क्या हो जाएंगी, एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, ठीक है। इतनी चीज़ पूरी क्लियर हो गई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना। अभी ऑर्बिटल्स हम ये और डिटेल में करेंगे। यहाँ जस्ट मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि ये कैसे कैसे कंबाइन कर रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि आपके दो तरह के, दो नए टाइप के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। एक आपका बॉन्डिंग बना, एक एंटी बॉन्डिंग बना। क्लियर है। तो ये वाला बॉन्डिंग वाला ये माना जाता है कि बॉन्ड बनाता है, स्टेबलाइज करता है, और ये माना जाता है एंटी बॉन्डिंग कि ये बॉन्ड को डीस्टेबलाइज करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक एनर्जी का डायग्राम बनाती हूँ, उसको रब कर दे रही हूँ, यही आपको मैं बताती हूँ एनर्जी का डायग्राम, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे हम, वहाँ से ड्रॉ करेंगे। सपोज कीजिए एक 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, एक और 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का, ठीक है। इसको सर्कल नहीं बनाती, नहीं तो आपको लगेगा क्योंकि ऑर्बिटल है, ठीक है। ये आपका 1s ऑर्बिटल हाइड्रोजन एटम के दो अलग अलग हैं,
ठीक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कब बनते हैं? जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमारे कंबाइन करते हैं। चलिए हमने कंबाइन किया, दो कंबाइन कर रहे हैं तो दो नए बनेंगे। ठीक है, एक मैंने ऊपर ड्रॉ कर दिया यहां पे, और एक मैं ड्रॉ कर रही हूं नीचे। अब ये जो आप शो करते हो एक तरह से, ये है आपका एनर्जी लेवल डायग्राम एक तरह से। ठीक है, एनर्जी लेवल डायग्राम, जस्ट इसको समझना। अभी हम इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह के डायग्राम्स आपको बार बार बनाने होंगे, अलग अलग एटम्स के लिए, हो सकता है मॉलिक्यूल्स के लिए भी। ठीक है, तो सॉरी एटम्स नहीं, मॉलिक्यूल्स के लिए बनाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हम डिस्कस करेंगे ना। तो जब आपका दो 1s कंबाइन कर रहा है, दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बने। ठीक है, ये तो चीज़ क्लियर हो गई। एक जिसकी एनर्जी कम है, ये जो आपकी लाइन है ना एक तरह से, ये मेन लाइन है। ठीक है, जितना ये नीचे होगा उतना ही ये ऊपर होगा। मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसका नाम आ जाएगा सिग्मा 1s और इसका नाम आ जाएगा सिग्मा स्टार 1s। मैंने कहा था ना, एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लग जाता है, बॉन्डिंग के लिए सिंपल लिखा जाता है। ठीक है, और सिग्मा और पाई भी आपको समझ में आ जाएगा। जहां अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वहां सिग्मा टर्म आती है, उसके अलावा जो आपका अगला आता है वो आता है पाई। ठीक है, जब हम बड़े मॉलिक्यूल्स के लिए लिखेंगे ना, वहां पे सिग्मा पाई दोनों आ जाएगा। यहाँ भी मैं आपको जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रही हूँ सिर्फ। तो दो जो नए ऑर्बिटल्स बने हैं, ये नीचे वाला आपका क्या है? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ऊपर वाला एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तभी मैंने यहाँ सिग्मा स्टार लिखा, यहाँ सिग्मा। अब हमने इसको नीचे ही क्यों बनाया और उसको ऊपर क्यों बनाया? मैंने आपको बताया, जब बॉन्डिंग हो रही है इसका मतलब सिस्टम क्या हो रहा है? स्टेबलाइज हो रहा है, तो उसकी एनर्जी कम हो रही है। तो ये आपकी मेन लाइन थी, इसीलिए मैंने इसको नीचे ड्रॉ किया। इसका मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, उसकी एनर्जी कम है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसकी एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए ऊपर ड्रॉ की। अब बात आती है कि जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे होगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग ऊपर होगा। मतलब कि जितना बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होने से स्टेबलाइजेशन आएगी, उतनी ही डिस्टेबलाइजेशन कब आएगी? जब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो नीचे वाली एनर्जी को हम क्या कह देंगे? स्टेबलाइजेशन एनर्जी, और ऊपर वाली डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी। इन्हीं का ओवरऑल बैलेंस करके, क्योंकि यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है ना, हो सकता है किसी में यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ओवरऑल सम मिला के टोटल एनर्जी आती है कि आपका ओवरऑल मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, दो आपकी एनर्जीज आ गई, स्टेबलाइजेशन एनर्जी और डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी बाय विच बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल गेट्स स्टेबलाइज्ड कह सकते हो। ठीक है, या जितना वो नीचे आ जाएगा। और इसके अपोजिट डिस्टेबलाइजेशन एनर्जी, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जितना ऊपर जाएगा, जितनी एनर्जी गेन करेगा और डिस्टेबलाइज होगा। ठीक, सो आई होप आपको ये चीज़ बेसिक पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हम दो ऑर्बिटल्स जो बना रहे हैं नए, कैसे बना रहे हैं और किस इफेक्ट से बन रहे हैं, है ना, सिग्मा, सिग्मा स्टार। तो ये उसका पूरा ओवरऑल बेसिक हो गया। अब हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसी में फर्दर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। सो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं, उनकी करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि अगर हम कहने कि मेन पॉइंट्स क्या हैं और डिफरेंसेस, देखो एक ही बात है। दोनों, जो एक का आपका मेन पॉइंट होगा, दूसरे के भी सेम उसी पे पैरेलल आएगा ना, जैसे एडिटिव इफेक्ट, सब्सट्रैक्टिव इफेक्ट। तो मैं दोनों को कंबाइन करके पढ़ा दे रही हूँ। बार बार पढ़ने से क्या होता है? रिवाइज हो जाता है। बट यस, रिविजन के लिए दोनों को आप कंपैरेटिव वे में स्टडी करोगे तो आसान रहेगा। सो एक साइड में क्या कर रही हूँ? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और दूसरी साइड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सबसे पहला पॉइंट तो ये बहुत सिंपल है, इस पे बेस्ड देखो एग्जाम में आपको डिफरेंस बिटवीन आता ही है। ठीक है, तो जिनका भी सब्जेक्टिव पेपर है उनके लिए तो ये सारी चीज़ें बहुत, मैं कह सकती हूँ कि इंपॉर्टेंट है। एटॉमिक ऑर्बिटल और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डिफरेंस वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट एमओटी पूरी ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरी थ्योरी आपकी। सो बॉन्डिंग में आपका सबसे पहला पॉइंट क्या आ जाएगा? इट इज़ फॉर्म्ड बाय द एडिटिव इफेक्ट ऑफ द, ऑब्वियसली वेव्स को लेके। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख देते हैं, इट इज formed by the additive effect, that is, क्या बोल दोगे आप? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ द वेव फंक्शंस ऑफ टू एटम्स। अगर आप पूरी लाइन लिखना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरी साइड क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेम आपका सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट, ठीक। और पूरी लाइन लिखोगे तो क्या आ जाएगा, इट इज फाउंड बाय द सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट ऑफ द वेव फंक्शंस ऑफ टू एटम्स, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक वेव्स आप इसके लिए कह सकते हो, दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक। अच्छा एक चीज़ और, जो आपकी वेव्स होती है ना, जैसे सपोज करो वेव है ये, यहाँ प्लस है या माइनस है, क्रेस्ट में हम प्लस साइन ड्रॉ करते हैं, ट्रफ में माइनस साइन, वो प्लस माइनस साइन जस्ट डायरेक्शन है आपकी अबव द मेन लाइन और या बिलो द मेन लाइन, उसके अलावा चार्ज को लेके कोई उसका रिलेशन नहीं है। आप ऐसे मत सोचना कि चार्ज है या क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अच्छा उसके बाद आपका दूसरा पॉइंट क्या जाएगा, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन विद इन द टू न्यूक्लियाई, दो जो आपके न्यूक्लियाई है ना, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जिनसे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन उनके बीच में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। जो दो आपके कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स से अलग अलग साइड में थे ना, कंबाइन किए तो पूरा एक बना, तो हम क्या बोलते हैं इसके केस में, जहाँ पे इन फेज आपकी इंटरफेरेंस हुई है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई है, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस इन बिटवीन द न्यूक्लियाई, ठीक है, और वहां क्या होगा, डिक्रीजेस। मतलब यहाँ सेंटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी, और वहाँ इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में जो सेंटर में न्यूक्लियर है, दोनों न्यूक्लियस के सेंटर वाला एरिया है, उससे दूर दूर होगी, ठीक है। सो इसकी वजह से यहाँ पे क्या डेवलप होगा, इट लीड्स टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है ना, इट लीड्स टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो मैंने डायग्राम में आपको बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे बताया था एंड एंटी बॉन्डिंग ऊपर, उसमें एक पॉइंट और आता है कि जैसे हम यहाँ कह रहे हैं ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में नहीं है, कम है ना, उनकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो यहाँ पे तो थे, यहाँ पे नहीं थे। इसमें फ़र्क क्या आया, जब उन दोनों न्यूक्लियस के बीच में काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो शील्ड की तरह काम करते हैं, ढाल की तरह काम करते हैं, तो दोनों न्यूक्लियस में रिपल्शन नहीं होती है, कम होती है, ना के बराबर होती है। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होने से अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है, एनर्जी कम होती है, इसीलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स इन बिटवीन द न्यूक्लियर है नहीं, शील्ड कोई है नहीं, शील्ड कोई नहीं है तो दोनों न्यूक्लियस में रिपल्शन ज़्यादा होगी, इसीलिए रिपल्सिव फोर्सेस कहा गया, और उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगला पॉइंट हम किसको लेके लिखेंगे, एनर्जी को लेके। देयरफॉर इट हैज़ लोअर एनर्जी एंड इट इज़ मोर स्टेबल। पूरी लाइन लिखोगे ना तो ये लिखोगे, एंड इट इज़ मोर स्टेबलाइज्ड, ऐसे लिख सकते हो। और वहाँ क्या आ जाएगा, हायर एनर्जी लेस स्टेबलाइज्ड, हायर एनर्जी एंड लेस स्टेबलाइज्ड, और गेट डीस्टेबलाइज्ड कह सकते हो। लेस की जगह गेट डीस्टेबलाइज्ड ही कर लो, वो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हमने अभी स्टेबलाइजेशन एनर्जी और डीस्टेबलाइजेशन एनर्जी की बात की ना, तो एक ही बात है, ठीक। ओके, एनर्जी का पॉइंट हो गया, फोर्सेस का पॉइंट हो गया, अब क्या पॉइंट रह गया, रिप्रेजेंटेशन को लेके। रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, पाई, डेल्टा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा स्टार, पाई स्टार, डेल्टा स्टार, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पे आपका जो क्रेस्ट और ट्रो है वो कैसे लाई करता है, क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रो के ऊपर ट्रो, है ना, इस तरह से लाई करता है, और यहाँ पे अपोजिट है। तो ये चीज़ भी आप एक पॉइंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हेयर कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स आर ऑफ सेम साइन, ठीक है, से कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स ऑफ
टू एटम्स, क्योंकि वो हम जो दो वेव्स ड्रॉ कर रहे थे वो क्या था, दो अलग अलग एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक वेव्स थी ना, जिनको हमने शो किया था। तो जब सेम साइन आ रहा था, ऐड हो रहे थे, तब आपका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था। अपोजिट साइन में वो सब्सट्रैक्ट हो रहे थे, सब्ट्रैक्ट होने के कारण एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा था। तो हम क्या कह सकते हैं, कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैव सेम साइन, है ना, कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स हैव सेम साइन। इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप वही लिख सकते हो, क्रेस्ट विल फॉल ओवर क्रेस्ट, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट ही आएगा, ठीक है। जो अपसाइड वाला पहाड़ था, यानी कि जैसे सपोज करो ये है, एक तो मैंने ड्रॉ किया हुआ ना, एक और इसके ऊपर यही आएगा एंड रो के ऊपर ट्रो आएगा, तो हम इसको ओवरऑल क्या कह देते हैं, एडिटिव इफेक्ट, है ना। और इस साइड में लिखूंगी तो क्या आ जाएगा, कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स will have opposite sign, okay, opposite sign। ये हो गया हमारा एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग की ओवरऑल मेन फीचर्स एंड डिफरेंस, दोनों हमने साइड बाय साइड कर लिया, है ना। क्योंकि साइड बाय साइड अगर आप इसको अलग अलग लिखते कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो यही लाइनें मैं एक बारी पूरी लिखती, फिर उसके बाद मैं कहती डिफरेंस करूंगी। सो इट्स बेटर कि इसको हम साइड बाय साइड हमने साथ के साथ कंपेयर करके पढ़ लिया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इस पे बेस्ड आपको असर्शन रीजन भी आता है, कई बारी MCQs भी आ जाता है, 4 लाइनें दी होती हैं, आपको उसमें से पिक करना होता है, ठीक है। अदरवाइज वैसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता ही है सब्जेक्टिव फॉर्म में। सो आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। सो नेक्स्ट है कंडीशंस क्या है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना। कंबाइनिंग एक तरह से बेसिकली कहें तो कॉम्बिनेशन होने के कंडीशंस क्या हैं, तो हम क्या लिखेंगे, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, है ना, AO एटॉमिक ऑर्बिटल्स। पहली चीज तो क्या होनी चाहिए, कंपेरेबल एनर्जी। आपको याद होगा हाइब्रिडाइजेशन के टॉपिक में भी हमने ये बात की थी, और मैंने अभी पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में भी, कंपेरेबल एनर्जीज होना ज़रूरी है। 1s वाला 1s के साथ ही कंबाइन करेगा, 2s वाला 2s के साथ या 2p के साथ कंबाइन कर सकता है। बट एक और कंडीशन भी है सिमिट्री वाली, ठीक है। तो यानी कि एनर्जी उनकी थोड़ी आसपास होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस उनकी एनर्जी में नहीं होना चाहिए। तो आप पूरी लाइन अगर लिखोगे तो क्या लिखोगे, कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स शुड हैव एटलीस्ट कंपेरेबल एनर्जीज, ठीक, ओके। सेम सिमिट्री यानी कि प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। इसका क्या मतलब है, जैसे सपोज कीजिए S की कॉम्बिनेशन तो इस तरह से होती है, ठीक है, या फिर S का कॉम्बिनेशन इस तरह से होता है, या दोनों P का अगर कॉम्बिनेशन है तो इस तरह से होता है। वो भी कब होगा, प्लस माइनस, तो ये माइनस प्लस, ठीक है। ये आपका एडिटिव इफेक्ट हो रहा है कि प्लस माइनस जब दो लोब्स हैं आपके अलग अलग, तो सेम साइन वाले जब साथ में आ रहे हैं वो है एडिटिव इफेक्ट। और अगर इसी को मैं क्या कर देती, प्लस माइनस था, यहाँ से भी मैं सपोज करो मैं ये कहती कि प्लस माइनस आपका इधर भी है, तो यहाँ सब्ट्रैक्टिव इफेक्ट आएगा, यहाँ कुछ और बनेगा, ठीक है। दोनों के केस में अलग अलग चीज़ें बनेंगी ना, एक में प्लस में ऐड हो रहा है, सेम आपके ऑर्बिटल साथ में आ रहे हैं तो क्लब कर जाएंगे, यहाँ पे वो रिपेल करेंगे तो दूर दूर जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपकी सिमिट्री सेम होनी चाहिए। ये तो चलो साइंस की बात हो गई। सिमिट्री में अगर हम कहें, ये इसके साथ तो कंबाइन कर रहा है PZ के साथ, S और PZ कंबाइन कर रहा है, लेकिन अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन करने को कहूँ तो सिर्फ थोड़ी सी ओवरलैपिंग होगी ना, अगर होगी भी तो कितनी, इतनी, तो ये कंपेरेबल ओवरलैपिंग नहीं होगी, इतनी ओवरलैपिंग नहीं है कि बॉन्ड बने, ये थोड़ी थोड़ी सी हो रही है। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। तीसरा केस, एक मैंने एक्स एक्सिस वाला ले लिया, एक मैंने टिल्टेड लिया है, टिल्टेड वाला कौन सा, वाई एक्सिस, इनमें भी आपस में कोई ओवरलैपिंग नहीं होगी, तो इसको हम क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो कॉम्बिनेशन के लिए सेम सिमेट्री होना जरूरी है और प्रॉपर ओरिएंटेशन। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट यहाँ स्पेस नहीं रह गया, मैं नीचे लिख देती हूँ, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी मोर, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग शुड बी मैक्सिमम, है ना। जब तक नहीं होगा, अगर सपोज करो ओवरलैप कर तो रहा है बट ज़्यादा नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत कर रहा है, तो वो बॉन्डिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, आप उससे बॉन्ड नहीं बनवा सकते। जितनी ज़्यादा ओवरलैपिंग हो रही है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में क्लब कर रही है ना, अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो रही हैं, स्टेबिलिटी आ रही है, एनर्जी कम हो रही है, और ये पूरा आपका नया बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। सो ये था, हम कह सकते हैं कि
क्राइटेरिया कि कब कंबाइन करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखिए हम क्या करेंगे फर्दर कि आपके जो ऑर्बिटल्स बन रहे हैं, अलग अलग केस लेंगे हम 1s का और s और p का, दोनों p हो तो मतलब कि बेसिकली आपके सिग्मा और पाई, ठीक है, दोनों के लिए फॉर्मेशन कैसे हो रही है और लोब्स के साथ हम बना के फिगर्स के साथ चेक करेंगे कि कैसे कब आपके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। तब तक के लिए यहाँ तक का जितना भी टॉपिक है उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए और ई एकेडमी स्कूल एंड ई एकेडमी एजुकेशन दोनों को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं बार बार कह रही हूँ, बिना सब्सक्राइब किए, बिना बेल आइकन प्रेस किए ऑब्वियसली नोटिफिकेशन मिस हो जाती है। सो रेगुलर जो मेरे लेक्चर्स आ रहे हैं या बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो लेक्चर्स आ रहे हैं वो कई बार मिस हो जाते हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए वीडियोस को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में सब जगह, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो और पढ़ने में मज़ा आता है, एक नई फैमिली क्रिएट हो जाती है ना, साथ में सब लोग पढ़ते हैं। सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस लेक्चर एंड हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, तो प्रिपेयर रहना। बाकी आपको पता ही है गाइज, रेगुलर अब हमारी लाइव इंटरेक्शन होती रहेगी, इस वीक भी होगी, तो आई होप आप उस इंटरेक्शन के लिए बहुत एक्साइटेड होंगे। पिछली बार भी हमारी जो इंटरेक्टिव सेशन हुआ था काफ़ी अच्छा गया था, तो उम्मीद कर रही हूँ जो अब की बार वाला इंटरेक्टिव सेशन होगा वो उससे भी ज़्यादा अच्छा होगा। जितने हम लोग पिछली बार जुड़े थे उसके शायद मैं चाहती हूँ पर्सनली कि उससे डबल लोग जुड़े और बहुत सारी बातें हों, बहुत कुछ नया शेयर करने को मिले एक दूसरे से, है ना। एंड ऑफ कोर्स अगेन द क्विज आपका अगेन सेम फर्स्ट चैप्टर के लिए होगा, कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में ट्विस्ट हो सकता है कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हो। तो अब की बार मैं आपको पहले से ही बता दे रही हूँ कि अब आज देखिए क्या हो गया, आपका डेज जा रहे हैं ना, इसी वीक में आपने प्रिपेयर भी करना है, रिवाइज भी करना है। सारे लेक्चर्स आपको चैनल पे मिल जाएंगे, यहाँ पे भी एंड ई एकेडमी स्कूल में भी। तो आपको करना क्या है, बस सारे लेक्चर्स एक बार फटाफट से रिवाइज करने, रिवाइज कर लोगे तो आपके सारे लेक्चर्स बड़े इजिली कम टाइम में प्रिपेयर हो जाएंगे, है ना, और क्विज में आप अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे। तो बस इतना ही आपको कहना था, बाकी बाय बाय टाटा, ठीक है। एंड यस टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।